मतलब हम और हमारे बच्चे जो है वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पे वोट दें, भगवान राम के नाम पे वोट दें और आपका बेटा बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बनेगा, आपका बेटा विधायक बनेगा, आपका बेटा सांसद बनेगा, आपका बेटा मंत्री बनेगा। बहुत इन लोगों को बुरा लगता है जब मैं ये बात बोलता हूँ, लेकिन ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। इस देश का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो पीसीएस ऑफिसर्स हैं, ये काम ना करने की सैलरी लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। ये हकीकत है इस देश की। इस देश का वोटर सब कुछ बर्दाश्त करता है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। इकोनॉमी नहीं ठीक चल रही, कोई बात नहीं। फलाना चीज़ नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं। ये भी नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। बिजली नहीं आ रही, अरे यार चलो ठीक है, मैनेज कर लो। इस देश का वोटर एरोगेंस बर्दाश्त नहीं करता। वो 8% की जो विकास दर है, उसका लाभ सिर्फ एक समूह विशेष या एक व्यक्ति विशेष या एक व्यापारी विशेष या एक राज्य विशेष को मिल रहा है। अगर सिर्फ एक जस्ट वन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जस्ट वन सेगमेंट ऑफ द कंट्री, अगर सिर्फ उसको उस 8% का अगर उसको फायदा मिल रहा है और बाकी आम इंसान को उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो वो विकास दर क्या करेगा? चाटेगा लेके उस विकास दर को। आपका स्टॉक मार्केट क्या खाएगा? वो उसको क्या करेगा? वो आम इंसान के जीवन में उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम वीडियो शुरू करें उससे पहले एक संदेश है उन लोगों के लिए। आप अगर भाजपा के ऐसे समर्थक हैं जिनकी भावनाएं जो है जरा सी बात पे आहत होती है, या जिनको सच सुनने में कष्ट होता है, जो सच नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो उनको सुनने में अच्छा लगे, जिससे उनका एक जो इल्यूजन दिमाग में बना हुआ है वो इल्यूजन कायम रहे। वास्तविकता कुछ भी हो, कैसी भी हो, वो उसको नहीं जानना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ वो जानना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप वीडियो अभी बंद कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही इस चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ। और ये वीडियो भाजपा के विरोध में भी नहीं होने वाला है, ये भाजपा के हित में होने वाला है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती है, वो सच नहीं सुनना चाहते, उनको तकलीफ होती है, तो अगर आप उनमें से हैं तो आप छोड़ दीजिए। बाकी जो ऐसे समर्थक हैं जो सच सुनना चाहते हैं, जो सच जानना चाहते हैं, और ज़्यादातर उनको सच पता भी होता है, उनको वो चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, बट सोशल मीडिया पे कहीं उनको बताने वाला कोई नहीं होता है। उनकी जो भावनाएं हैं या वो जो सोच रहे होते हैं, उसको आवाज़ देने वाला, उसको शब्द देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो अगर आप उस तरह के समर्थक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के या संघ की विचारधारा के, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और सभी से अनुरोध है कि आप हमें भी सपोर्ट ज़रूर करें। आप जो भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा का नेतृत्व है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सवाल क्या है, आप देख रहे होंगे कि बहुत दिन से जो है ये एक प्रोपेगेंडा या एक नैरेटिव चल रहा है कि मोदी 3.0, मोदी सरकार की ये जो तीसरा टर्म है, इसमें मोदी जो है बहुत कमज़ोर होंगे और लोकसभा में जो है वो विपक्ष बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और विपक्ष जो है वो इतना आसान नहीं रहने देगा भारतीय जनता पार्टी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाने देना। तो इस तरह की बातें, आप इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स भी सुन रहे होंगे। अब जैसा चैनल होगा वैसी डिबेट होगी। आप रिपब्लिक टीवी खोल लेंगे तो उस पर एक तरीके की डिबेट चल रही होगी, आप न्यूज़ 24 खोल लेंगे उस पर दूसरी तरीके की डिबेट चल रही होगी। एक तरफ ये बताया जा रहा होगा कि बिल्कुल ही केक वॉक है, बिल्कुल ही आराम से जो है कि ये वैतरनी पार कर जाएंगे नरेंद्र मोदी सरकार जो है। 24 खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सरकार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मतलब कभी भी गिर जाएगी। तो मतलब बिल्कुल एक तो 180 डिग्री कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हम थोड़ा ना इस पर लॉजिकल एक डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कितना आसान या कितना मुश्किल होगा। पॉइंट दर पॉइंट हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहली चीज कि क्या मुश्किल होगी? गठबंधन की सरकार चलाना कोई केक वॉक नहीं होता है। लेकिन क्या ये गठबंधन की सरकार इतनी कमजोर गठबंधन की सरकार है कि वो मतलब कभी भी गिर जाएगी? ऐसा नहीं है। मजबूत कितनी होगी, कमजोर कितनी होगी, ये निर्भर करेगा कि खुद नरेंद्र मोदी कितना मजबूत या कितना कमजोर होते हैं, वो कितने सही या कितने गलत निर्णय लेते हैं, वो कितने सही या कितने गलत लोगों से घिरे रहते हैं या उनकी बातें सुनते हैं या उनके जो सलाह होते हैं, उनके जो मशवरे होते हैं, उनके सलाह मशवरों में आकर के निर्णय लेंगे। जैसे बहुत सारे निर्णय पास्ट में लिए गए हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे शाहीन बाग के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करना एक निर्णय था, दिल्ली दंगों में हस्तक्षेप नहीं करना एक निर्णय था। आप देख लें मणिपुर के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के वहाँ पे जाकर के क्रैकडाउन नहीं करना एक गलत निर्णय था। किसान आंदोलन के समय जो
कृषि संशोधन बिल थे जो कि कानून बन चुके थे बाय द वे, उन कानून को वापस ले लेना था। तो इस तरह की जो कमजोरियां थी, और ये मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों के सलाह मशवरे से ही किया गया होगा, तो इस और हम उन लोगों में से थे जो हम मना कर रहे थे कि ये मत करिए। खैर, मरे हुए घोड़े के ऊपर बहुत ज्यादा लात मारने से कुछ होता नहीं है, तो जो हो गया सो हो गया। दैट इज व्हाट इज पास्ट इज पास्ट। लेकिन अब कितने मजबूत होंगे और कितने कमजोर होंगे? देखिए, गठबंधन की कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। वो कमजोरियां, वो मजबूरियां रहेंगी ही रहेंगी। जैसे पहले जो मोदी 2.0 था, उसमें क्या था? उसमें यह था कि आप भ्रष्टाचार को इग्नोर करते थे, लेकिन रेयर केसेस में। रेयर केसेस क्या होते थे कि भाई, आपको जरूरत है अजीत पवार की, आपको जरूरत है प्रफुल्ल पटेल की, तो उनका एयर इंडिया घोटाला हो गया। अजीत पवार जो कि सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी था महाराष्ट्र का, जिसने कई हजार करोड़ की संपत्ति खा गया, तो जो प्रधानमंत्री ने खुद महाराष्ट्र में ही मंचों से खड़े होकर के बोला था कि अजीत पवार जो है एक बहुत भ्रष्ट आदमी है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। तो फिर जब आपको आवश्यकता पड़ी गठबंधन की, तो आपने उनके साथ समझौता किया और आपने उनके भ्रष्टाचार को इग्नोर किया। आप करना चाहते थे, नहीं चाहते थे, इसका जवाब खुद नरेंद्र मोदी देंगे। कह देंगे भाई हमारी राजनीतिक मजबूरी थी। तो उस समय वो राजनीतिक मजबूरी थी, तो वो राजनीतिक मजबूरी अब जब गठबंधन की सरकार बन गई है तब भी रहेगी। दूसरा, आप टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, आप इन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन की, इनके जितना भी जो भी भ्रष्ट नेतृत्व था, जिनको आप तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में ले आए, उनमें से एक आध दो लोगों को तो आपने मुख्यमंत्री भी बना दिया। हालांकि वो मुख्यमंत्री बनने से पहले या आपकी पार्टी में आकर के आपकी पार्टी का नेता बनने से पहले वो कितने भ्रष्ट थे, नहीं थे, उनके खिलाफ मुकदमे, केस, ईडी की जांच खुद सरकार ने बिठाई थी। लेकिन आपने अपनी आवश्यकता के लिए आप उनको लेके आए पार्टी में, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको उनकी आवश्यकता थी, ऐसा आप समझते थे। राजनीतिक विश्लेषक जो है या हमारे जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं, वो तो उस समय भी अग्री नहीं करते थे। आपको उनकी आवश्यकता नहीं थी, आपको अपने कार्यकर्ता पे विश्वास दिखाने की आवश्यकता थी, आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने की आवश्यकता थी। हो सकता है किसी राज्य में सरकार आपकी 5 साल न बनती, 10 साल बाद बनती, लेकिन कम से कम एक क्रेडिबल लीडरशिप तैयार होती, जहां पे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता आता और वो आपका मुख्यमंत्री बनता, वो आपका विधायक बनता, वो आपका सांसद बनता। खैर, व्हाट इज पास्ट इज पास्ट। तो उस तरह का जो नेतृत्व था, उसको जब आप लेके आए अपनी पार्टी में, तो वो सारी की सारी आप राजनीतिक मजबूरियों के नाम पे आप उनसे पल्ला झाड़ सकते हैं। अब जो राजनीतिक मजबूरी थी, वो अब आपकी परमानेंट मजबूरी हो गई है, क्योंकि अब वो गठबंधन में आ चुके हैं, आपकी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, आपके गठबंधन का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। तो मोदी 3.0 में क्या होगा कि ये जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, अगर ये भ्रष्टाचार करेंगे तो सरकार को उसको इग्नोर करना पड़ेगा। उनके पुराने भ्रष्टाचार कब के थे? जब वो दूसरी पार्टियों में थे, जब वो दूसरे गठबंधनों में थे, तब की हो सकता है। और स्पेशली टीडीपी को हम देखें, तेलुगु देशम पार्टी बहुत सारे निर्णय, जैसे आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश में जो सरकार बनी है, जब भारत में मोदी 3.0 सरकार बनी है, उसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने। चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है आंध्र प्रदेश की, उनका क्या है? सरकार बनने के बाद भाई उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कई सौ करोड़ का हज हाउस बनाएंगे, हम मौलवियों को जो है हजारों रुपए हर महीने सैलरी देंगे, जो मौलवी बूढ़े हो गए उनको हम पेंशन देंगे, और बहुत सारी जो मुसलमानों को स्कॉलरशिप्स देंगे, हम लाखों रुपए की स्कॉलरशिप्स भी वो बांटेंगे। तो सरकार के पैसे से उस सरकार का हिस्सा है बीजेपी। जिस तरह से टीडीपी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज्य में टीडीपी का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें होंगी और इनको लेकर के सवाल भी खड़े होंगे, तो ये सब भी बीजेपी को झेलना पड़ेगा। और ये वो सवाल हैं जो उसके कोर वोटर बेस को हर्ट करेंगे। उसका जो कोर वोटर बेस है वो कभी भी इन चीजों को पसंद नहीं करेगा कि टैक्स पेयर्स मनी जो है वो आप हज हाउस बनाने में, मौलवियों को सैलरी देने में, पेंशन देने में और
मदरसों के और मुसलमान स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए, जो उनके स्कॉलरशिप की सिर्फ एक बेसिस है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। वो पढ़ने में बहुत तेज हैं, वो बहुत स्कॉलरली हैं, वो कोई कंपटीशन कर रहे हैं या किसी कंपटीशन को क्रैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, जो टैक्स पेयर के जेब से जाएगा, और इसके ऊपर जो कोर वोटर बेस है वो नाराज होगा। तो ये बीजेपी को नुकसान होगा, और ये अगले 5 साल तक लगातार होगा, बिकॉज इस समय समय पे ये जो जिन है ये बोतल से बाहर आता रहेगा और बीजेपी को हंट करता रहेगा। सीए, एनआरसी, यूसीसी, इन तरह के मुद्दों के ऊपर अब निर्णय लेना सरकार के लिए मुश्किल होगा। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं ले सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि टीडीपी जैसी सरकार पार्टी जो कि मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे रही है, मौलवियों को सैलरी दे रही है, कई 100 करोड़ का हज हाउस बना रही है, जो उनकी गठबंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो मुसलमानों को अपीज कर रहे हैं। और आप ये कहेंगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे या हम एनआरसी करेंगे, तो टीडीपी कितना सपोर्ट करेगी नहीं करेगी ये समय बताएगा। क्योंकि टीडीपी फिर ये कहेगी यार हम तो अपने मुस्लिम वोटर बेस को अपने साथ रखने के लिए हम तो इतने सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे रहे हैं, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और हम आपके गठबंधन में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई हम अपना वोटर बेस तो हर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हर पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, समाजवादी पार्टी है या तेलुगु देशम पार्टी है या कोई भी पार्टी है, वो अपने कोर वोटर बेस को कभी भी नाराज नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है, मैं इस प्रोग्राम में पहले भी कई बार कह चुका हूं अपने चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी इस देश की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने कोर वोटर बेस को मिसट्रीट करती है, अपने कोर वोटर बेस के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट करती है, अपने जो कोर वोटर बेस है उस कोर वोटर बेस को लात दिखाती है। तो टीडीपी तो नहीं करने देगी। अब ये समय बताएगा कि आप टीडीपी को उस समय कैसे डील करते हैं। और अगर टीडीपी मान जाती है कि ठीक है गठबंधन में रहने के लिए, भाई हमारी राज्य की सरकार को भी स्मूथ चलाने के लिए और केंद्र में भी हमें सत्ता में रहना है, हमें अपने मंत्रालयों को एंजॉय करना है, इसके लिए हम इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि हम अपने कोर वोटर बेस को थोड़ा मना समझा बुझा करके हम कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे करके अपने यहाँ राज्य में शांत कर लेंगे। तो वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लाने के लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा क्या केंद्र सरकार देगी? और अगर वो केंद्र सरकार देगी तो वो किसकी जेब से जा रहा है? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की जेब से तो नहीं जाएगा ना, वो तो फिर इसी टैक्स पेयर के जेब से जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो होगी। इस तरह के निर्णय यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे और एनआरसी जैसे और सीए जैसे, ये इस तरह के निर्णय जो और भी सरकार को लेने हैं वो लेना अब उतना आसान नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल होगा। देखिए बीजेपी को इस देश में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हरा सकती है, बीजेपी को कोई और पार्टी नहीं हरा सकती। और अगर आपको उदाहरण चाहिए इस बात का कि क्या आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, आपके पास क्या उदाहरण है कि सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है, तो ये जो चुनाव हुए हैं आप देख लीजिए, बीजेपी को बीजेपी ने हराया है, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और किसी ने नहीं हराया। इनकी अपनी हरकतों ने हराया है, इनके अपने डिसीजंस ने हराया है, इनके अपने जो इनकी स्ट्रैटेजी थी जो खुद इनकी बनाई हुई थी उसने हराया है इनको। जिस तरह से ये अपने कोर वोटर बेस को ट्रीट करते हैं, जिस तरह के कैंडिडेट्स उनको देते हैं, जिस तरह का एक तरीके का अपमान कर रहे हैं ना, आप अपने वोटर का अपमान कर रहे हैं कि आप उसके सेंटिमेंट्स को नहीं समझ रहे, आप किसी को भी भेज देंगे। आप जो मैंने एक वीडियो किया था, जो मैंने एनालिसिस किया था, आपको याद होगा, जैसे मैंने कहा था कि एक जो माइंडसेट है कि हम खंबे को भी टिकट देंगे, खंबा भी जीत जाएगा मोदी जी के नाम पे। तो बेसिकली आप इंसल्ट करते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं। तो इस देश का जो वोटर है, आप एक चीज को समझिए, हमारे देखने वालों के लिए भी कहूंगा, इस देश का वोटर सब कुछ बर्दाश्त करता है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। इकोनॉमी नहीं ठीक चल रही, कोई बात नहीं, फलाना चीज नहीं हो रही, चलो कोई बात, ये भी नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, बिजली नहीं आ रही, अरे यार चलो ठीक है मैनेज कर लें। इस देश का वोटर एरोगेंस बर्दाश्त नहीं करता। एरोगेंस किसी भी तरीके की हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की एरोगेंस ये देश बर्दाश्त नहीं करता। मैंने उदाहरण दिया था कि इस देश की जनता थी जिसने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था। इस देश की जनता ने 1977 में रायबरेली, जिसको ये गढ़ कहते हैं गांधी फैमिली वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, उस रायबरेली की जनता ने इंदिरा गांधी को 1977 में इलेक्शन हरा दिया था। तो जो एरोगेंस है, और एक आउटसाइडर के सामने हरा दिया था। राजनारायण रायबरेली के नहीं थे, राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया। राजनारायण ने नहीं हराया था, जनता ने हरा दिया था। व्यक्ति कोई किसी को नहीं हराता, जनता किसी को हराती है, जनता किसी को जिताती है। ये मीडिया में होता है ना कि भाई फला कैंडिडेट ने फला कैंडिडेट को हरा दिया, नहीं, फला कैंडिडेट जहां से चुनाव लड़ रहा था वहां की जनता ने एक व्यक्ति को हराया और एक को जिताया। तो एरोगेंस जो है जनता बर्दाश्त नहीं करती। और आप बार बार ये सिग्नल दे रहे हो, ये सरकार बनने के बाद भी, मोदी 3.0 में भी आप यही सिग्नल दे रहे हो कि हम चेंज नहीं होंगे,
हम उसी तरीके से चलेंगे, हम उसी तरीके से काम करेंगे। आप वो एरोगेंस आप शो कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप वो एरोगेंस फिर शो कर रहे हैं जब आप निर्मला सीतारमण को वापस से आप वित्त मंत्री बनाते हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान को आप ये कहते हैं कि नहीं शिक्षा मंत्री तो यही रहेंगे, चाहे नीट के पेपर लीक हो जाए, चाहे नेट के पेपर कैंसिल हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान मंत्री रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहेगा। निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास का जूस निकाल दे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही रहेंगी। तो अगर आप इसी रास्ते पे चलना चाहते हैं और आप कहते हैं नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता है, जनता कौन होती है डिसाइड करने वाली, लोग कौन होते हैं ये सब सोचने वाले, लोग कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले, हम डिसाइड करेंगे, हमको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो ठीक है आप इसी रास्ते पे चलते रहिए। 2019 से 2024 आने में समय नहीं लगा ना, तो 24 से 29 आने में भी समय नहीं लगेगा। और आप अगर इसी ट्रैक पे चलते रहे तो आपका जो भला होना है वो हो जाएगा। आपको लगता है कि आपका बड़ा भला होगा, हम आपको पहले भी समझा रहे थे, आप नहीं समझे, नुकसान उठाया 24 में, हम आपको फिर समझा रहे हैं, आप फिर नहीं समझ रहे हैं, इसका नुकसान आप 2029 में उठा लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप चाहे जितना बीजेपी कांग्रेस कर लीजिए कि भाई अरे इसके पीछे तो कांग्रेस है, इसके पीछे तो फला पार्टी, इसके पीछे, इससे जनता कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। समझिए बात को, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोगों के प्रभाव में आकर के आप ये मत समझिए कि हमें सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चला दिया तो, या सोशल मीडिया पे हमने एक नैरेटिव पुश कर दिया तो उससे जो है जनता जो है समझ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर इस देश की विकास दर 8% है, जो आप खुद कहते हैं कि 8% से ज्यादा है, अगर 8% से ज्यादा अगर इस देश की विकास दर है और उसका लाभ एक आम इंसान को सड़क पे नहीं मिल रहा, उस 8% की विकास दर का प्रभाव उसके जीवन पे नहीं पड़ रहा, तो आपकी विकास दर 8 क्या, आप 88% हो जाए इस देश की विकास दर, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप जरा ये पता कीजिए कि वो जो 8% की जो विकास दर है, क्या वो सेम चीज का प्रभाव उसके जीवन में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? आप एक जो सड़क पर चल रहा है आम इंसान, या वो 8% की जो विकास दर है उसका लाभ सिर्फ एक समूह विशेष या एक व्यक्ति विशेष या एक व्यापारी विशेष या एक राज्य विशेष को मिल रहा है? अगर सिर्फ एक जस्ट वन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जस्ट वन सेगमेंट ऑफ द कंट्री, अगर सिर्फ उसको उस 8% का अगर उसको फायदा मिल रहा है और बाकी आम इंसान को उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो वो विकास दर क्या करेगा? चाटेगा लेके उस विकास दर को। आपका स्टॉक मार्केट क्या खाएगा? वो उसको क्या करेगा? वो आम इंसान के जीवन में उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। एक समाज के जो आखिरी स्तर पे जो व्यक्ति बैठा है वहां तक उस 8% का जो विकास दर है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा रहा है, जो रिच है वो सुपर रिच होते जा रहे हैं और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या जो पुअर क्लास है वो वहीं का वहीं खड़ा है, तो उस विकास दर का कोई फायदा नहीं है। फिर आप उससे वोट मत मांगिए। आप ये मत कहिए यार तुम राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दो, तुम देशभक्ति के नाम पे वोट दो, तुम भगवान राम के नाम पे वोट दो, मत कहिएगा गलती से उसको, क्योंकि फिर वो पलट के आपसे ये भी पूछ लेगा कि यार मतलब हम और हमारे बच्चे जो है वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पे वोट दे, भगवान राम के नाम पे वोट दें, और आपका बेटा बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बनेगा, आपका बेटा विधायक बनेगा, आपका बेटा सांसद बनेगा, आपका बेटा मंत्री बनेगा। जनता को ये चीजें दिख रही होती है। आपको गलत फहमी है कि जनता जो है वो सिर्फ हम सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला देंगे और जनता को दिखाई तो देगा नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि जनता जो है ना वो मेजोरिटी जो होती है हमेशा साइलेंट होती है। मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में आकर के जो इतने सारे लोग गालियां भी दे के जाते हैं और बता के जाते हैं कि ये तो कांग्रेस का एजेंट है, ये तो फलाने का एजेंट है, ये तो मोदी जी के खिलाफ भड़का रहा है। मैं मोदी जी के खिलाफ भड़का रहा हूं नहीं भड़का रहा हूं, ये तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। मैं तो गलतियों को दिखा रहा हूं कि जो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी जो वीडियो देखती है वो कमेंट थोड़ी करती है। वो वीडियो देखती है, लाइक करती है, नहीं सर लाइक करना नहीं करती है, मेरी बात से एग्री करती है, डिसएग्री करती है, चली जाती है। एक वीडियो पे जिसपे 2 लाख व्यू हैं या जिसपे 5 लाख व्यू हैं, मैं उस पर जो किए हुए 1000-2000 कमेंट है उसके बेसिस में अपनी राय कायम करूं, या जो लोग देख रहे हैं या जो लोग लाइक कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, मैं उनके बेसिस पे, जो साइलेंट मेजोरिटी है, मैं उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाऊं। ये इतनी छोटी सी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही। आप कुछ सोशल मीडिया के ट्रेंड चलाने वालों की बातों में आकर के आप वो निर्णय ले रहे हैं जो आपको निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जनता को ये चीजें दिख रही होती हैं। ऑप्टिक्स बहुत बड़ी चीज होती है। जनता को ऐसा थोड़ी है कि मैं कहता हूं, मैं आपसे जितने भी देखने वाले हैं, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपका कोई काम है, आप किसी भी राज्य में रहते हो, यार बीजेपी रूल्ड हो, नॉन बीजेपी रूल्ड हो, अगर आपका कोई भी काम किसी भी मंत्रालय में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में, बिजली विभाग में, जल निगम में, कहीं पे भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, अगर आपका कोई काम कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पैसा देके होता था तो क्या बीजेपी में बिना पैसा दिए हो रहा है? या अगर बीजेपी के राज्य में पैसा देके होता था तो क्या कांग्रेस की राज्य में बिना पैसा दिए हो रहा है?
पैसा आपको हर गवर्नमेंट में देना है। बिजली विभाग के ऑफिस चले जाइए, जल निगम में चले जाइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चले जाइए, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पैसा आपको देना पड़ेगा अपना काम कराने के लिए। रिश्वत आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बाबू लोग हैं, ये जितने भी आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं इस देश के, ये बहुत इन लोगों को बुरा लगता है जब मैं ये बात बोलता हूं, लेकिन ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। इस देश का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो पीसीएस ऑफिसर्स हैं, ये काम ना करने की सैलरी लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। ये हकीकत है इस देश की, और वो उनकी हिम्मत नहीं है वो पैसा ले लें अगर राजनीतिक प्रश्रय न मिले। तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये लेते हैं या नहीं लेते, लें। बीजेपी भी ले, कांग्रेस भी ले, सारे लें। जनता को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जनता को यार पैसा लेके काम करेगा ना, मेरा काम तो करेगा, पैसा ले काम करे। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं कि सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, लेकिन वोट हमको तुम मेरी विचारधारा के नाम पे दो, वोट हमें तुम राष्ट्रवाद के नाम पे दो। काम के बारे में मत पूछो कि हम काम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस पर टीका टिप्पणी मत करो, उस पर कॉमेंट्री मत करो। हम गलत करें तो बोलो मत कि तो आप गलत कर रहे हो। वोट दे दिया ना, घर जाओ सो, आवाज नहीं निकालनी मुझसे। ये एटीट्यूड छोड़ना होगा आपको, क्योंकि जनता को दिख रहा होता है, और जनता की जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलेगी, और उनको वो आवाज़ चाहिए। अगर आप उस आवाज़ को नहीं निकलने देंगे, प्रेशर कुकर से अगर सीटी नहीं बजेगी तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, और नुकसान आपको ही होगा, बिकॉज प्रेशर आपने नहीं निकलने दिया। तो आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को उठा करके बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, आप उनको मंत्री बनाएंगे, आप उनको सांसद बनाएंगे, आप उनको विधायक बनाएंगे, और उसके बाद जनता से अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं तो आपकी गलतफहमी है। सॉरी, एक का बेटा जो है वो नीट का पेपर लीक हुआ है, वो सड़क पे जो है धूप में खड़ा है, जून की गर्मी में, मई जून की गर्मी में वो धूप पे खड़ा हुआ है। किसी का नेट का पेपर कैंसिल हो गया, वो बच्चे निकल के सड़क पे जो है, मतलब आप सोचिए कि इस देश में 25 लाख 30 लाख बच्चा अगर सड़क पे आ गया है, उसका भविष्य अधर में है, उसके जीवन का 1 साल का समय चला गया, वेस्ट हो गया है। वही माँ बाप ये देखते हैं कि आपका बेटा किसी एक सीनियर पद पे जाके बैठ गया है बीसीसीआई में, आपका किसी की बेटी है, सुषमा स्वराज की बेटी जो है लोकसभा सांसद बन गई है, अनुराग ठाकुर वो केंद्र सरकार में मंत्री है। भाई आप पार्टी विद अ डिफरेंस थे ना, आप चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी हैं। आपसे हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आप कांग्रेस की तरह इस तरह से बिहेव करेंगे कि राज परिवार में किसी को कोई पसंद है उसको टिकट मिल जाएगा, राज परिवार में किसी को कोई पसंद नहीं है, वो कितना भी पॉपुलर नेता हो, उसका कोई भविष्य नहीं है पार्टी के अंदर। इस तरह का एटीट्यूड आपको शोभा नहीं देता है। तो मोदी 3.0 कितना मजबूत होगा, कितना कमजोर होगा, उनके इन्हीं तरह के निर्णयों पे निर्भर करेगा। अगर इन चीजों पे अगर वो लगाम लगाएंगे तो मजबूत होंगे, नहीं लगाएंगे कमजोर होंगे। आपको बेरोजगारों को नौकरियां देनी है, आप बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप रिटायर्ड बाबू लोगों को नौकरी दे रहे हैं। क्या ऑब्सेशन है इतना इन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से आपको? एक वो रिटायर्ड बाबू जो है उसकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। इस भारत देश में सबसे ज्यादा लग्जरियस जॉब जो होती है आईएएस ऑफिसर की, जिसके मतलब उस तरह ऐशो आराम की नौकरी कोई होती ही नहीं है, जहां पे 0 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 100% लग्जरी अवेलेबल है, और नौकरी मिल गई तो कोई ले नहीं सकता आपकी नौकरी, वो नौकरी रहेगी। एक गुजरात में एक आईएएस ऑफिसर रिटायर होता है, एके शर्मा, आप उसको वहां से उठा करके उत्तर प्रदेश भेज देते हो, वहां पे मंत्री बना देते हो। एके शर्मा को रिटायर्ड हो गया है, वो पूरी सर्विस कर चुका है, आप उसको वहां से उठा करके लेके जाते हो, आप उत्तर प्रदेश में उसको विधान परिषद का चुनाव लड़ाते हो, उसको जिताते हो। विधान परिषद होगी, विधायकी तो वो लड़ के जीत नहीं सकता, तो विधान परिषद से आप उसको भेजते हो, और उसको ऊर्जा मंत्री है वो उत्तर प्रदेश सरकार में। और बिजली का जो हाल है यूपी का हम सभी जानते हैं, गर्मियां, मई जून की गर्मी में जो यहाँ पे बिजली का हाल रहा है, जो उत्तर प्रदेश से हमारा जो वीडियो देख रहे हैं लोग, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए एके शर्मा ने कितना शानदार काम किया जब से मंत्री बने हैं। मंत्री क्या बने, उत्तर प्रदेश के ऊपर बोझ है, धरती पे भी बोझ ही है, रिटायर हो गए हैं लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही है, उनको आप नौकरी दे रहे हो। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब उनके लिए है, जो 21 साल का, 22 साल का, 24 साल का लड़का, यार उसको नौकरी दो, उसकी चिंता करो। आप चिंता करते हो एके शर्मा की नौकरी की, जो नौकरी करके रिटायर हो गया। फिर एक नृपेंद्र मिश्रा है, वो पीएमओ में आपके साथ थे, उनको उठा करके आपने अयोध्या भेज दिया रिटायरमेंट के बाद। पहले तो उनको रिटायरमेंट के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के रखा, कानून बदला उनके लिए, और फिर उसके बाद उनको आपने उठा करके, वो रिटायरमेंट के बाद भी लगे हुए हैं। 2006 में रिटायर हो चुके हैं नृपेंद्र मिश्रा, 2006 में रिटायर हो गए थे। 2006 में रिटायर होने के बाद 2014 से प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हुए थे, वहां से हटे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से,
तो सीधा राम मंदिर के सीईओ बन गए जा करके वहां अयोध्या में। मतलब उनको भी रिटायरमेंट के बाद आपने पिछले 10 साल से जो नौकरी दे रखी है उतना भी काफी नहीं था, तो श्रावस्ती से उनके बेटे साकेत को लोकसभा का टिकट दे दिया। हार गए, जाहिर सी बात है, पैराशूट से लोगों को भेजा जाएगा सिर्फ इस बेसिस पे, मतलब सिर्फ उस बाबू को नौकरी नहीं देनी, उसके बेटे के भी रोजगार की व्यवस्था करनी है, उसको भी नेता बनाना है। तो अगर इसी तरीके से अगर आपको ये सारा का सारा सिस्टम चलाना है और ये बाबू लोग ही सरकार चलाएंगे, आप बाबू लोगों की ही सुनेंगे, आप इंडिपेंडेंट वॉइसेस की, हमारी आवाज नहीं सुनेंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे, लोकल लीडरशिप की नहीं सुनेंगे, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट है आपको सर। तो फिर वही होगा जो हाल आज अयोध्या में जो सड़कों का है, वही हाल उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था का बना दिया है के शर्मा ने, क्योंकि जब तक वो मंत्री नहीं था कम से कम यहाँ पे बिजली की समस्या नहीं थी। लेकिन आपने भेजा दिल्ली से कि नहीं हमारा आदमी है, ये जाएगा, ये बनेगा मंत्री वहां पे। तो ये जो ऑब्सेशन है ना इस ब्यूरोक्रेसी का, आपकी सरकार अधिकारी चलाते हैं। हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने सरकार का कंट्रोल अधिकारियों से लेकर खुद चलाना शुरू करें और राय मशवरा अपने लोगों से करें, इन बाबू लोगों से ना करें। मैं पहले भी बोल चुका हूं अपने प्रोग्राम में कि इनको ये तक नहीं पता होता कि आलू टमाटर का रेट क्या चल रहा है मंडी में। तो जिनको आलू टमाटर का रेट नहीं पता, जिनको दुनियादारी नहीं पता, वो आपको कागज के ऊपर बढ़िया पीपीटी बना करके सिस्टम के ऊपर लगा करके आपको प्रोजेक्टर पे दिखा देंगे कि हाँ देखो ये है, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भारत 2029 में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा और भारत सुपर पावर बन जाएगा। तो वो जो दिखा रहे हैं आपके जो अच्छी चीजें, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं यार, ऐसा थोड़ी नहीं करते। लेकिन इन बाबू लोगों से पीछा छुड़ाइए, इनको नौकरियां देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपने वोटर को नौकरी देना जिम्मेदारी है। इनके बच्चों को नौकरी देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपने वोटर के बच्चों को नौकरी देना आपकी जिम्मेदारी है। नृपेंद्र मिश्रा का बेटा, नृपेंद्र मिश्रा को नौकरी देना कम था, उसके बेटों को भी नौकरी लगाने चल दी है। जिस दिन आप अपने वोटर्स की, हमारे जैसे इंडिपेंडेंट वॉइसेस की आप जिस दिन सुनना शुरू कर देंगे इन दीमक चापलूसों और इन दीमक चापलूस अधिकारियों से ज्यादा, उस दिन आपकी सरकार मोदी 3.0 बहुत स्मूथली चलेगी। लेकिन आप इन्हीं अधिकारियों के चक्कर में रहेंगे, यार 2G में किसी को कन्विक्ट नहीं करा पाए, दिल्ली दंगों में किसी को कन्विक्ट नहीं करा पाए, शाहीन बाग में किसी को आज तक कन्विक्ट नहीं करा पाए, ये क्या देंगे आपको, क्या करा पाए हैं आज तक? ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोटर्स को नाराज करा सकते हैं। नुपुर शर्मा आज भी 24/7 सिक्योरिटी में है, एक प्राइवेट लाइफ जी रही है, और जुबैर आज भी खुला दंदनाता फिर रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई है। हर चीज का इस देश की कोर्ट से मुझे भी बहुत सारी शिकायतें, नाराजगियां, लेकिन मैं अभी अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सारा ठीकरा ले जाकर के कोर्ट्स के सर पे फोड़ दूं क्या? कि कोर्ट्स काम नहीं करें तो फिर आप इस्तीफा दे दें। आपकी पूरी सरकार, आप पूरी कैबिनेट, आपके सारे लोकसभा के चुने हुए सांसद हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस्तीफा लिखें और दे दें कि भाई हम इस देश में सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोर्ट्स हमें कुछ भी नहीं करने देती। हम मल्टीनेशनल को पकड़ना चाहते हैं, कोर्ट्स नहीं पकड़ने देती। हम इनको कन्विक्ट कराना चाहते हैं, कोर्ट्स नहीं कराने देती। आप इस्तीफा दे दें, आपसे नहीं हो रहा तो। जब कोर्ट चला लेगी ना, कोर्ट फिर देश भी चला लेगी। आप क्यों बैठे हैं वहां पे? दो में से एक चीज सही हो सकती है, या तो कोर्ट सब कुछ चला रही हैं, या आपके ट्रोल्स झूठ बोलते हैं कि हर एक चीज कोर्ट के सर पे मर दो और खुद बरी जिम्मा हो जाओ, खुद मुक्त हो जाओ इस लाइबिलिटी से। और ये सब कुछ होता है इन अधिकारियों की वजह से, बिकॉज ये अधिकारी बताते हैं ना, सर ये काम नहीं करना चाहिए, सर ये काम करेंगे सर वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छप जाएगा, सर आप ये काम करेंगे सर अमेरिका वाले सर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इनके सबके बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं ना, जितने भी बाबू लोग हैं। खुद के बच्चे सारे यूके में, अमेरिका में, यहाँ वहां पढ़ते हैं। जो यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम देके क्वालिफाई हो गए वो तो ठीक है, बाकी तो सारे वहीं बाहर ही हैं। तो चूंकि खुद के बच्चे बाहर रहते हैं, तो इसलिए कोई भी चीज जो अमेरिका को नाराज करे, कोई भी चीज जो यूके को नाराज करे, वो नहीं करनी सर उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर तो बस सही है कि सर के लिए तो वही सत्य है जो ये बाबू लोग कहते हैं, जनता जो कहती है, आम इंसान जो कहता है, जो कंटेंट क्रिएटर्स का आपको बता रहे, वो तो सब झूठ बोल रहे हैं ना। या तो झूठ बोल रहे हैं या वो मैटर नहीं करता है उनको। तो हम सिर्फ इतना बोल देंगे कांग्रेस का एजेंट है, बात खत्म हो जाएगी। ये जो फलाना आदमी से पैसा ले लिया है इसलिए बात खत्म हो जाएगी। इतना ही तो करना है। सच से क्या लेना देना है, वास्तविकता से क्या लेना देना है। तो उसका नतीजा आया है ये 2024 के चुनाव में। और आप जो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियां हायर करते हैं ना, जो करोड़ों रुपए चार्ज करती हैं और वो बताती हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको टिकट देना है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या मुद्दे हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये करोड़ों रुपए लेकर के जो आपको बताती हैं, इनसे जान छुड़ाइए। हालांकि इनकी और भी सारी यूटिलिटी है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, ये क्यों बनती हैं और ये कैसे काम करती हैं और ये करोड़ों रुपए क्यों चार्ज करती हैं और क्यों इनको दिए जाते हैं और इन कंपनियां चलाने वाले लोग कौन है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन इनसे भी जान छुड़ा लीजिए। आपको असली मुद्दे जानने, अपने बूथ कार्यकर्ता को बुलाइए, उससे बात कीजिए।
वो बताएगा आपको क्या मुद्दे हैं। आपको जानना है असली मुद्दा क्या है? जो प्रांत विस्तारक है विश्व हिंदू परिषद का, उसको बुलाइए, उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे प्रांत में, तुम्हारी जगह पे क्या दिक्कत है, कौन सा शहर में, कौन से मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है, लोगों का मेन कंसर्न क्या है, वो आपको बता देगा। आपको ये इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियां नहीं चाहिए जिनको आप कई सौ करोड़ रुपए हर बार देते हैं कि भाई आप हमें ये फला इलेक्शन का आप हमें मैनेजमेंट करके दीजिए, हमारे लिए एड्स रन कीजिए, हमारे लिए कैंपेन्स रन कीजिए, मतलब फलाना कीजिए, हमारे लिए ठिकाना कीजिए। कोई मैटर नहीं, कोई पॉइंट नहीं है उसका, पॉइंटलेस है वो। जिस दिन आप अपने कार्यकर्ताओं की ज्यादा सुनेंगे और ये जो लैपटॉप लेकर के 20 रुपया पर किलोमीटर पे घूम करके आपके लिए जो इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं ना, उनसे जान छुड़ा के, जिस दिन उनसे ज्यादा, उनकी राय से ज्यादा, वो जो सर पे गमछा बांध के जो कार्यकर्ता खड़ा है, जो आके लाठी खाता है, पुलिस डीएम ऑफिस में धरना प्रदर्शन करता है, उसकी आप सुने। अगर आप उसकी सुनेंगे तो आपकी मोदी 3.0 सरकार भी ठीक चलेगी, क्योंकि जब भी आपकी सरकार को प्रॉब्लम होगी तो वो कार्यकर्ता आएगा सड़क पे निकल करके विरोध करने, प्रदर्शन करने। ये लैपटॉप पे बैठ करके पीपीटी बनाने वाले और इलेक्शन मैनेजमेंट का ज्ञान देने वाले लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है आपके इलेक्शन के साथ। फिर आप अगला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब आएंगे वो। कार्यकर्ता कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होता है। कार्यकर्ता जो है वो विश्वास पे, श्रद्धा पे, भक्ति पे, समर्पण पे होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, उनको जनता की आवाज समझना बंद कीजिए कि ये जो रील्स बना करके नाचते गाते हैं, ये जनता की आवाज है। जो ट्विटर पे बैठ करके जो है वो दूसरों को सिर्फ ट्रोल करते हैं और सिर्फ हर एक चीज को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं और हर चीज को बिग न्यूज, बिग न्यूज, बिग न्यूज करके, जो ब्रेकिंग न्यूज करके जो प्रेजेंट करते हैं ना, ये फलाना मास्टर स्ट्रोक और ये बिग डेवलपमेंट, ये सब करने से कुछ नहीं होता। मुट्ठी भर लोग हैं, वही 15-20 हजार लोग हैं जो सबको लाइक करते हैं और हर किसी को रिट्वीट करते हैं। जनता उस चीज से बहुत आगे जा चुकी है। जनता को अब इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता। जब सोशल मीडिया नया नया आया था इस देश में, तो सोशल मीडिया को लेकर के जनता जो है उसको लेकर बहुत सीरियस थी। यार इस पर लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। अब जनता इन चीजों को सीरियसली नहीं लेती। जनता ने इतने मास्टर स्ट्रोक देख लिए 10 साल में, इतनी बिग न्यूज देख लिए, इतने बिग डेवलपमेंट्स देख लिए कि वो बिग डेवलपमेंट, बिग न्यूज अब जनता के लिए कोई मैटर ही नहीं करता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये बिग न्यूज और बिग डेवलपमेंट लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा है। बिग डेवलपमेंट क्या है कि मोदी जी जो है फला जगह जा रहे हैं, ये बिग न्यूज है। बिग डेवलपमेंट क्या है? गठबंधन की मीटिंग हो रही है, ये बिग डेवलपमेंट है। ये सब सारी चीजें नॉर्मल चीजें। तो ये सब, ये जो हवाबाजी जो है ना, ये हवाबाजी चलेगी नहीं अब। तो ये जो ट्रोल्स हैं आपके सोशल मीडिया पे, इनको गंभीरता से लेना बंद करें कि ये आपका कोई नैरेटिव बना सकते हैं, इनके बस की नहीं है। नैरेटिव अब जनता खुद बनाती है। जनता को खुद पता है कि यार क्या सही है क्या गलत है। वो इतना कंटेंट कंज्यूम कर चुकी है 10 साल में कि उसको पता है कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जनता अब खुद से कैलकुलेट कर लेती है। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है जनता में, जिसको शायद आना आप समझने को तैयार है ना कोई और समझने को तैयार है। पिछले 10 साल में जनता, क्योंकि 10 साल का जो पीरियड रहा है, ये आईटी रिवॉल्यूशन रहा है, एक तरह सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन रहा है इस देश में। तो बच्चे से लेके बूढ़े तक उन्होंने इतना कंटेंट कंज्यूम किया है 2014 से 2024 के बीच में कि अब अब आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। आप उन्हें ये नहीं कर सकते कि आप कोई भी चीज के आगे मास्टर स्ट्रोक लगा के आप प्रेजेंट कर दोगे तो वो मान लेंगे कि हाँ ये मास्टर स्ट्रोक ही है। या गांधी फैमिली किसी चीज को लोकतंत्र के लिए खतरा बता देगी तो वो उसको मान लेगा कि हाँ ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसा नहीं होगा, सोशल मीडिया से नहीं होगा, ग्राउंड पे हो सकता है। अगर आप ग्राउंड पे उतरेंगे, ग्राउंड पे उतर करके आप एक मूवमेंट खड़ी करते हैं, ग्राउंड पे जाकर के आप लोगों से संपर्क करते हैं, ग्राउंड पे आप लोगों से बात करते हैं, आप उन्हें कन्विंस करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर किया। ग्राउंड पे घर घर गए और आप ही लोगों ने, मतलब आईटी सेल वाले ही वीडियोस वो ट्वीट कर रहे थे और बता रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो घर घर जाकर के बता रहे थे हम आपको हर महीने 8,000 रुपया देंगे और मोदी साहब आ गए तो संविधान बदल देंगे और आपका रिजर्वेशन खा जाएंगे। वो ग्राउंड पे गए ना, ग्राउंड पे जाके लोगों को बताया उन्होंने। तो अगर आप ग्राउंड पे जाकर के कोई चीज कर सकते हैं तो बात अलग है। बाकी सोशल मीडिया से तो इनको गंभीरता से न ले। ये ट्रोल्स जो है ना, ये जनता की आवाज नहीं है। दे आर नॉट वॉइस ऑफ पीपल। और उन्हीं मुट्ठी भर लोगों को घुमा फिरा करके अवार्ड देना बंद करिए भगवान के लिए। नृपेंद्र मिश्रा ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको पद्म विभूषण दिया जाए। देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान नृपेंद्र मिश्रा को सिर्फ इसलिए दे दिया गया क्योंकि आपके बड़े खास हैं। और क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन नृपेंद्र मिश्रा की? रिटायरमेंट के बाद भी जो है 10 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के बैठे रहे, 7 साल 8 साल जो भी रहे। उसके बाद राम मंदिर चले गए, बेटे को राजनीति में ले आए, उसको पहले विधान परिषद का मेंबर बनाया, फिर उसको लोकसभा का इलेक्शन लड़वाया। सब काम बंद करिए भगवान के लिए, तो किसी का कोई भला नहीं हो रहा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि भगवान के लिए वीआईपी कल्चर बंद कीजिए। ये जो अयोध्या में और काशी में, बनारस में जो आपने शुरू किया हुआ है, भगवान के लिए बंद कर दीजिए।
ये जो आपका 1.5 लाख का वोट गिरा है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं फिर से बता देता हूँ। उसका बहुत बड़ा रीजन ये वीआईपी कल्चर ही है बनारस में। एक बनारस का जो आम दुकानदार है, वो सुबह अपने घर से निकलता है नहा धो करके, वो सुबह जाता है काशी विश्वनाथ दर्शन करता है, दर्शन करके जाता है, अपनी दुकान का शटर उठाता है और दिन भर अपने गल्ले में बैठता है। शाम को धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा करके अपनी दुकान को वापस लौटता है, अपने घर जाता है, खाना खाता है, सोता है। अगले दिन फिर सुबह अपने काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाता है। उसका रूटीन बना हुआ है, उसके जीवन शैली का एक हिस्सा है वो। उसका भी वही तरीका है जीवन जीने का, उसके पिताजी का भी वही था, उसके दादाजी का भी वही था, उसके परदादा का भी वही था, उनके भी परदादा का जीवन शैली वही थी। और आपका जो वीआईपी कल्चर आया है, अब वो रोज सुबह जैसे ही पहुंचता है, एक तो भीड़ इतनी, ऊपर से कोई ना कोई वीआईपी हमेशा ही पहुंचा रहता है दर्शन के लिए। और जब तक वीआईपी का दर्शन चल रहा है, तब तक किसी और का दर्शन होगा नहीं। तो रोज तो फलाना अधिकारी का परिवार, तो फलाना मंत्री का परिवार, तो फलाना विधायक का परिवार, तो फलाना। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के, पूरे देश भर से मंत्री, विधायक, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, इनका ही परिवार दर्शन कर रहे हैं। तो आम आदमी तंग आ चुका है। तो जो 5.5 लाख का मार्जिन है, वो जो 1.5 लाख पे आया है, वो इसी वजह से आया है। 5.5 लाख का मार्जिन 1.5 लाख पे इसी वजह से आया है, और कोई कारण नहीं है उसका। 4 लाख लोगों ने, जिन्होंने आपको वोट दिया था 2019 में, उन्होंने इस बार अजय राय को वोट दिया है, इसी वीआईपी कल्चर से तंग आकर के। बनारस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जस का तस है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि उस पुराना शहर है, उसके इस शहर के अंदर, और मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं कि आपने अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। मुझे पता है कि उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं चेंज करने का। पुराना शहर है, पुराने शहर जो होते हैं, पुरानी दिल्ली में, आप पुरानी दिल्ली के अंदर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चेंज नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के अंदर का वही है, आपने शहर के बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना दिया। बनारस के अंदर आने का जो एक्सेस है, वो उतना ईजी कर दिया। वीआईपी कल्चर तो है ही है। तो अब आम इंसान जो बनारस का, जो उसका डोमिसाइल है, जो बनारस का रहने वाला है, उसको दिक्कत हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है। वो खुद दर्शन नहीं कर पा रहा। वो खुद, उसको जिस दुकान पे जाने में उसको पहले 15 मिनट लगता था, उसको वहां जाने में 1 घंटा लगता है। वो तंग आ चुका है इन चीजों से। तो भगवान के लिए आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये वीआईपी कल्चर बंद कराइए अयोध्या में और बनारस में। अगर लोकल्स ही दर्शन नहीं कर पाएंगे, लोकल्स का ही एक्सेस नहीं रहेगा, लोकल्स ही नहीं जा पाएंगे, तो फिर ये चीजें होंगी। आपको वीआईपी कल्चर के विरोध में लाया गया है। आपको हर उस चीज के लिए लाया गया है जो चीज जनता को कांग्रेस की पसंद नहीं थी। और अगर आप हर वो काम करेंगे जो कांग्रेस भी करती थी, सिवाय 1-2 के, तो फिर कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा ना। ठीक है, चलो यार, वो मुसलमानों का अपीजमेंट करते थे, आप नहीं करते हो, इतना ही है ना। और उनके राज्य में, यूपीए 2 में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, आपके में नहीं है। इन 2 के अलावा तीसरा कोई डिफरेंस अगर लोगों को नहीं दिख रहा है, अगर वही वीआईपी कल्चर दिखेगा, वही नेपोटिज्म दिखेगा, वही परिवारवाद दिखेगा, वही अधिकारियों का और बाबू लोगों का बूट पॉलिशिंग दिखेगी, और वही बाबू लोग ही हर चीज सलाह रहे होंगे, सिर्फ 2 डिफरेंस के लिए जनता आपको लेके आई है। ये आप मानते हैं तो अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन अगर आप नहीं मानते और आप इन चीजों को परिवर्तित करेंगे, तो मोदी 3.0 आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे मिड टर्म इलेक्शन होने हो, या आपकी सरकार गिर जाए, आपको समर्थन ले लिया जाए, आपके खिलाफ साजिश हो जाए, सीआईए आ जाए, MI6 आ जाए, सारे आकर के आपकी सरकार गिरा दे, मान लेता हूं मैं, सारे आकर अगर आपकी सरकार गिरा देते हैं, तो आपको सपोर्ट चाहिए किसका होगा? नृपेंद्र मिश्रा का या AK शर्मा का? आपको वोट लाके कौन देगा? ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स आपको जिताएंगे चुनाव? जो अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, वो आपका चुनाव जिताएंगे। नृपेंद्र मिश्रा अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए श्रावस्ती से, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पा रहा है, वो आपको क्या जिताएगा? अगर आपकी सरकार गिरेगी तो आपको समर्थन चाहिए होगा जनता का, अपने कार्यकर्ता का, अपने बूथ कार्यकर्ता का, जिसकी ना पुलिस थाने में कोई सुनने वाला, ना जिसकी आप सुनने वाले हो। क्योंकि आप तो जाओगे उनके पास जो आपके यहाँ बड़े अच्छे लॉबिस्ट हैं, जो आपके यहाँ पे मंत्रालयों में घूम के लॉबिंग करते हैं। आप उनको इंटरव्यू भी दोगे, आप उनके साथ बैठोगे भी, आप उनसे बातचीत भी करोगे, आप उनको सब कुछ करोगे। जो कार्यकर्ता है, जो सड़क पे है, जो लाठी खा रहा है, जो डंडे खा रहा है, उससे तो कोई मंत्री मिलने को तैयार नहीं है, उससे तो कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। अधिकारी तो उसकी तो थाने में SHO सुनने को नहीं तैयार है। मतलब ये IAS IPS तो मान लीजिए फिरौन ही है आपके, मतलब इस राज्य में। वो तो प्रधानमंत्री से बड़े मंत्री हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने क्या करना है। तो अगर इस तरह की सरकार आप चलाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप चला लेंगे और बड़ी अच्छी चलेगी, बहुत बहुत बधाई हो, आपको शुभकामनाएं हमारी। और आप जो देखने वाले हैं, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ज़रूर। और एट लास्ट, कल के लाइव में भी ये सवाल आया था और आज फिर मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि RSS के अलावा हमको एक नया नेतृत्व चाहिए, या बीजेपी के अलावा हमें कोई नई पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। मैंने कल भी इस बात का जवाब दिया था, आज फिर इस बात का जवाब दे रहा हूँ। आपको
नया नेतृत्व बनाने में कम से कम अगले 100 साल लगेंगे। आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। 100 साल में आरएसएस यहाँ तक पहुंची है और ये बार बार कहा जा रहा है कि आरएसएस को हटा करके जो है कि नया हिंदू नेतृत्व लेके आया जाए, बीजेपी को हटा करके नई पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदू हितों की रक्षा करे वो लेके आई जाए। तो जो भी ये बातें बोल रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ और ये दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण आइडिया है, दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण कॉन्सेप्ट है। आपको अगर कार्य करना है, संघ को यहां तक आने में 100 साल लगे हैं, अगले साल संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो 100 साल लगे हैं आरएसएस को यहां तक पहुंचने में। और आप ये कहते हैं कि हम अब आरएसएस नहीं, हम एक नया हिंदू नेतृत्व खड़ा करेंगे। क्या बुद्धि भैंस चरने चली गई है आपकी? 100 साल हैं आपके पास और क्या आप 100 साल और लगा करके एक नया हिंदू नेतृत्व पैदा करेंगे आप इस देश में? भाजपा जैसी एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदू हितों की रक्षा करेगी। अच्छा, भाजपा को यहां तक आने में कितना समय लगा है? जनसंघ बनी, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, वो भारतीय जनता पार्टी आज यहां सत्ता में आई है। 40 साल 50 साल का समय लगा है और आप कहते हैं कि नहीं हम नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। ये बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है, इस मूर्खता से दूर रहना चाहिए। और आप इसी संगठन के ऊपर, इसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप प्रेशर बनाएं, आप अपनी नाराजगी जाहिर करें, आप इनको इलेक्शन हराएं, इनको सबक सिखाएं, लेकिन इनको हटा करके कोई नया नेतृत्व बनाने के चक्कर में अगर आप पड़े तो आपका पतन निश्चित है। संघ को हटा करके आप कोई भी नया नेतृत्व बनाने के चक्कर में पड़े तो आपका पतन निश्चित है, क्योंकि संघ की जगह आप कोई भी नया नेतृत्व बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको उतना समय जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये एक दूसरे मतलब सारी की सारी ये संघ की ही शाखाएं हैं, आरएसएस की शाखाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये वो जितने भी हैं। आपको आज की डेट में कहीं जरूरत पड़ती है, कहीं भी दंगे होते हैं, कहीं भी आपकी जान माल को खतरा होता है, वो जाते हैं, वो पहुंचते हैं बजरंग दल वाले, वो पहुंचते हैं विश्व हिंदू परिषद वाले आपकी मदद के लिए। और कोई आए चाहे ना आए, आप कहते हैं हमको ये नहीं चाहिए, हमको कोई और चाहिए। ये वही बजरंग दल वाले हैं जिनको इस देश की मीडिया ने विलीफाई किया है, 25 साल 30 साल तक ह्यूमिलिएट किया है। ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, दंगाई हैं। जब वैलेंटाइंस डे पे आपकी बेटियों को बचाते थे और लड़कों को मारते थे वो पार्कों में घुस के, तो आप ही लोग कहते थे कि ये तो गुंडे बदमाश हैं। अब आपकी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, खींच के ले जाई जा रही हैं, तो अब आप ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई बजरंग दल वाले क्यों नहीं आ रहे, विश्व हिंदू परिषद वाले क्यों नहीं आ रहे। आपने उनको गालियां कितनी दी, जरा सोचे तो। आपने अगर उनको गालियां ना दी होती, अगर आपने उनको टारगेट ना किया होता, तो आपको लव जिहाद का ये सीन ना देखना पड़ा होता। आपने अपनी सरकारों पे क्या प्रेशर डाला कि इनको कंट्रोल करें, बजरंग दल वालों को कंट्रोल करें, ये हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। आज भी चले जाएं नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों से लेकर के मध्य प्रदेश के बीहड़ तक और उड़ीसा के घने जंगलों से लेकर के छत्तीसगढ़ के घने जंगलों तक, आदिवासी क्षेत्रों में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो कौन कार्य कर रहा है? संघ के कितने स्वयंसेवक हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, आप जाके देखें तो सही, वहां पे उन जंगलों में उन आदिवासियों के साथ कौन संपर्क कर रहा है? पूरा का पूरा जीवन दे दिया उन्होंने, 10-10 साल 15-15 साल लगे हुए हैं। केरला में मारे जा रहे हैं लेकिन लगे हुए हैं, ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि वो मरने आए हैं, फिर भी जा रहे हैं वहां पे। और कहते हैं आप इनको हटा करके आप अल्टरनेटिव नेतृत्व लेके आएंगे। और ये जो नेतृत्व लाने की बात करने वाले हैं, इनमें से कौन है जो अपना बेटा देने को तैयार है? कौन है जो अपना पति देने को तैयार है? कौन है जो अपना जीवन देने को तैयार है? बताए तो हमको। आपके पास पैसा हो गया है, आपके पास 10 तरह की सुविधाएं हो गई हैं, तो आपकी चर्बी निकल रही है। हम नया नेतृत्व खड़ा कर लेंगे, कर लीजिए खड़ा। संघ ने मना किया, भाजपा ने मना किया कि मत खड़ा कीजिए, कर लीजिए खड़ा। खड़ा करके दिखाइए कि भाई नया हिंदू नेतृत्व जो खड़ा होगा वो कैसा होता है, और क्या गारंटी है कि जो नया हिंदू नेतृत्व खड़ा होगा उसमें करप्ट लोग नहीं आएंगे, वो राजनीति के लिए समझौते नहीं करेंगे। कौन गारंटी लेगा? कोई भी संगठन जब बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि संघ कोई बहुत परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है या बीजेपी कोई बहुत परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टी है। हम तो पूरा प्रोग्राम हमने बीजेपी के अगेंस्ट ही किया है, और इनकी जो नीतियां रही हैं, इनकी जो कमियां हैं, उनके ऊपर ही सारा प्रोग्राम किया आज का। लेकिन आपके पास इनके अलावा अल्टरनेटिव नहीं है। आप इनको हरा देंगे चुनाव, आप 5 साल के लिए हरा देंगे, फिर 5 साल बाद आप इनको लेके आएंगे, आप इनको सबक सिखा के लेके आएंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं हम इनको रिप्लेस कर देंगे, कोई नई चीज लेके आएंगे। माफ कीजिएगा, मैं उस चीज से एग्री नहीं करता हूं, और मैं कभी एग्री करूंगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास 100 साल का समय बचा ही नहीं है। आजादी के बाद ये 75-80 साल में जो है, तो जो हालत हुई आपकी आप देख ही रहे। जब ये थे तब आपकी ये हालत है, तो अगले 100 साल में आपकी हालत, आप 100 साल में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो समय बताएगा ना। अगर आप इनको हटा करके आप इनको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर उस पर भी प्रश्न चिन्ह रहेगा। नया संगठन बनाने के लिए
ठीक है, हम ये मानते हैं कि चलो संघ के अंदर हो सकता है भाई, संगठन बहुत बड़ा हो गया है, उस संगठन के अंदर बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी हो गई है, बट कम से कम आपके पास वो एक्सेस में, अगर आप चाहें कि आप जहां भी रहते हो, जिस भी प्रांत में रहते हो, वो संघ के प्रांत अलग होते हैं, जैसे नोएडा है, मेरठ प्रांत में आता है, काशी प्रांत है, कानपुर प्रांत है, मुंबई है, कोंकण प्रांत में आता है। आप अपने चाहें तो आप अपने क्षेत्र के प्रांत प्रचारक से मिल लें, तो आप आसानी से जा सकते हैं, मिल सकते हैं। उनसे मिलना आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं, आप प्रयास करेंगे आप मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री से आप नहीं मिल सकते, आप अपने हो सकता है अपने विधायक से भी ना मिल पाए, जो आपका जनप्रतिनिधि है, लेकिन आप अपने प्रांत प्रचारक से मिल सकते हैं। तो कम से कम इतना तो है, आपकी बात वहां तक पहुंचती है, तो ठीक है। उसकी अपनी फिर ऊपर और अपनी ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी की बात अलग है, तो वो इनएविटेबल है। देखें, वो जो संगठन जितना बड़ा होता जाएगा उसमें ब्यूरोक्रेसी उतनी बनती जाएगी। ब्यूरोक्रेसी एक प्रॉब्लम है। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं कि आपको कोई नया नेतृत्व चाहिए। ठीक है, नेतृत्व तो यही है, इसके ऊपर दबाव डाल करके, इसके अंदर परिवर्तन करके, और इनके अंदर ये जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं बाबू लोग, इनको निकलवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन ये निकल जाएंगे और जिस दिन आपका और हमारा जो प्रेशर होगा वो काम कर जाएगा, उस दिन हमारी आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आप सभी जुड़े, आप सभी ने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, हमें सपोर्ट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।